देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई कंप्लेनेंट है, ओके, उसने कंप्लेंट लॉन्च किया, तो उसके कंप्लेंट लॉन्च करने के मैक्सिमम कितने दिन के अंदर अगर उसको कार्ड इशूअर के तरफ से सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के ऑफिस को अप्रोच कर सकता है। ओके, ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 45 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 30 डेज। कोई व्यक्ति है, उसने कार्ड इशूअर के पास कंप्लेंट लॉन्च किया, तो कंप्लेंट लॉन्च होने के 30 दिन के अंदर तक अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के ऑफिस में कंप्लेंट कर सकता है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई नो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, इसका रीज़न यही है कि बहुत सारा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को कवर करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने यहाँ पे जो भी बैंक के ब्रांचेस है उसको ओपन रखने के लिए बोला है, ताकि जो गवर्नमेंट रिसीट है, सॉरी यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि जो भी बैंक को बोला गया है कि वो अपने ब्रांचेस को ओपन रखें, जो भी गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट में डील करता है 31 मार्च 2024 को भी, जिस दिन संडे पड़ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, भारत सरकार ने क्यों ऐसा बोला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि वीकेंड्स पे पब्लिक ट्रांजैक्शंस को इनकरेज करने के लिए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर जो जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट करने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए फैसला लिया गया है, ऑप्शन डी में सी में बोला जा रहा है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि हॉलीडे के दिन जो कस्टमर्स है उनको एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फैसला लिया गया है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू एकोमोडेट गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24। तो जो भी यहाँ पे बैंकों को बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि वो 31 मार्च 2024 जिस दिन संडे है उस दिन अपने ब्रांचेस को ओपन रखें। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे यही रीज़न है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होना है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाए और उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड किया जा सके। ओके, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो लास्ट डे था 31 मार्च, उस दिन क्या पड़ रहा था, संडे पड़ रहा था, तो इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे, भारत सरकार ने यहाँ पे जो भी एजेंट्स बैंक होता है उसको यहाँ पे आरबीआई ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने ब्रांचेस को ओपन रखें। ठीक है, ताकि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होना है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाए और उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाए। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया है। ओके, ऑप्शन ए भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स है जिसको कि जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है। ठीक है, विच स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स इन इंडिया हैज़ रिसेंटली चेंज इट्स नेम, अपना नाम उसने चेंज कर लिया है। ऑप्शन ए सोनाली बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी एबी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो जो सोनाली बैंक लिमिटेड है उसने अपना नाम सोनाली बैंक पीएलसी कर दिया है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में भी इसका नाम चेंज हो गया है। और जो एबी बैंक लिमिटेड है उसने भी अपना नाम यहाँ पे एबी बैंक लिमिटेड से एबी बैंक पीएलसी कर दिया है और इसी के अकॉर्डिंगली आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में इसका नाम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही बैंक है, ये दोनों ही बैंक बांग्लादेश का बैंक है। भारत के अंदर ये एज अ
स्केड्यूल फॉरेन बैंक के तौर पे काम कर रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर एक नया प्रोविज़न आया है जिसके तहत जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको अपने नाम के लास्ट में या तो पीएलसी लगाना होगा या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लगाना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली, और वो जो प्रोविज़न था वो बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल था। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो दोनों बैंक है, सोनाली बैंक और एबी बैंक, इसने अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लिया है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो बैंक है वो फॉर्म 8 और फॉर्म 9 रिटर्न सबमिट करेगा। ओके, ऑप्शन ए XBRL प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी CIMS पोर्टल, ऑप्शन सी ई-कुबेर पोर्टल, ऑप्शन डी फेटर्स। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी CIMS पोर्टल। तो जो फॉर्म ए रिटर्न होता है, फॉर्म ए रिटर्न का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, उसके मेंटेनेंस को लेकर के फॉर्म ए रिटर्न सबमिट करना पड़ता है बैंकों को। जो फॉर्म 8 रिटर्न है वो SLR के, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के मेंटेनेंस को लेकर के फॉर्म 8 रिटर्न सबमिट करना होता है बैंकों को। और जो फॉर्म 9 रिटर्न है ये अनक्लेम डिपॉजिट को लेकर के बैंकों को सबमिट करना होता है। तो अब जो ये तीनों ही रिटर्न है, ये तीनों ही रिटर्न CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो रिसेंट डायरेक्शन आया है हेजिंग ऑफ गोल्ड प्राइस रिस्क इन ओवरसीज मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जो रेसिडेंट एंटिटीज़ है उनको परमिट नहीं किया गया है कि वो जो IFSC के अंदर एक्सचेंजेज है उसके ऊपर गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। ठीक है, IFSC के अंदर जो एक्सचेंजेस अवेलेबल है तो उसके ऊपर वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। इसके लिए रेसिडेंट एंटिटीज़ को परमिट नहीं किया गया है। ओके, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि जो रेसिडेंट एंटिटीज़ है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जो रेसिडेंट एंटिटीज़ है उसको परमिट कर दिया गया है कि वो IFSC के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर जो डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके तो कर ही सकता है गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज। साथ ही में IFSC के अंदर जो OTC डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके भी वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले तो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करना क्या होता है, तो गोल्ड प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है, ओके, प्राइस ऊपर चल जाता है नीचे चल जाता है, तो इसके वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको जो अलग अलग स्ट्रेटजीज अपना करके कम किया जाता है। यही क्या हो गया, हेजिंग ऑफ गोल्ड प्राइस रिस्क। ओके, तो यहाँ पे भी क्या फैसला लिया गया है, यहाँ पे फैसला लिया गया है कि IFSC के अंदर जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर जो डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके तो जो रेसिडेंट एंटिटीज़ है वो गोल्ड प्राइस रिस्क को कम कर ही सकता है। साथ ही में IFSC के अंदर जो OTC डेरिवेटिव्स है, OTC डेरिवेटिव्स क्या होता है OTC डेरिवेटिव्स ऐसा डेरिवेटिव्स होता है जिसमें जो दोनों पार्टीज रहता है वो डायरेक्टली आपस में ट्रांजैक्शन करता है, बीच में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहता है। तो यहाँ पे रेसिडेंट एंटिटीज़ को बोला गया है कि वो वैसे OTC डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके भी जो गोल्ड प्राइस रिस्क है उसको हेज कर सकता है। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक रेसिडेंट एंटिटीज़ IFSC के अंदर जो एक्सचेंज है उसके ऊपर जो भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल है सिर्फ उसका इस्तेमाल करके ही गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब IFSC के अंदर जो OTC डेरिवेटिव्स है उसका इस्तेमाल करके भी वो गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज कर सकता है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिसेंट डायरेक्शन आया है की फैक्ट स्टेटमेंट के ऊपर, लोन एंड एडवांसेस के लिए जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है तो उसके ऊपर जो रिसेंट डायरेक्शन आया है तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ उसका जितना भी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स है, मतलब कि ऐसा बोरोवर जो कि बैंक से लोन लेने वाला है, उसको वो की फैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा जो भी की फैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ एक यूनिक प्रपोजल नंबर होगा, और अगर जो लोन का टेन्योर है वो 7 दिन या फिर 7 दिन से कम होगा तो इस केस में वो की फैक्ट स्टेटमेंट का जो वैलिडिटी होगा
वो कम से कम 3 दिनों का होगा। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि अगर जो लोन का टेन्योर है वो 7 दिन से कम होगा। ओके, ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा था कि अगर लोन का टेन्योर 7 दिन या फिर 7 दिन से ज़्यादा होगा, तो इस केस में जो की फैक्ट स्टेटमेंट का वैलिडिटी होगा वो कम से कम 3 दिन का होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि अगर लोन का टेन्योर 7 दिन से कम होगा, तो इस केस में जो की फैक्ट स्टेटमेंट का वैलिडिटी पीरियड होगा वो कम से कम 1 दिन का होगा। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो भी हमने ऑप्शंस में स्टेटमेंट देखा वो सारा सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। ओके, और ये यहाँ पे स्टेटमेंट 3 है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से कौन सा है। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी हमने पढ़ा वो सब सही है की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर के। ओके, की फैक्ट स्टेटमेंट होता क्या है, आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बहुत ही एक लेंदी सा लोन एग्रीमेंट आपको पकड़ा दिया जाता है, तो हर कोई उसको नहीं पढ़ता है। लेकिन लोन अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको सारा लोन का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कंडीशन है, वो पता हो, राइट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक के द्वारा एक की फैक्ट स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लोन से जुड़ा हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी रहता है वो रहता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लोन का अमाउंट हो गया, लोन का टर्म हो गया, प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो गया, फोरक्लोजर चार्जेस हो गया, लेट पेमेंट फ़ी हो गया। ठीक है, तो इसको लेकर के आरबीआई का डायरेक्शन आया था और उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे हार्मोनाइज इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया था की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर के, लोन्स एंड एडवांसेस के लिए जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया था, जो कि एप्लीकेबल होगा जितना भी नया रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कब से एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव डेट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2024, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2025, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2024, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2024। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2024। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 अक्टूबर 2024 या इसके बाद से जितना सारा भी नया रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग फ्रेश लोन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है और उसको नया लोन दिया जा रहा है, तो उन सब के ऊपर ये जो गाइडलाइंस है ये एप्लीकेबल होगा की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर के। 1 अक्टूबर 2024 से जो ये गाइडलाइंस है की फैक्ट स्टेटमेंट के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, जो भी नया रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन दिया जाएगा उन सभी केस में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई का रिसेंट डायरेक्शन आया है डीलिंग इन रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकता है प्रोप्राइटरी हेजिंग के लिए, मतलब कि अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकता है प्रोप्राइटरी हेजिंग के पर्पज से। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और यहाँ पे ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो जितना भी परमिसिबल रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उन सब का इस्तेमाल कर सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अब जितना भी परमिसिबल रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है उसका इस्तेमाल कर सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए। इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसके वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो नुकसान हो सकता है तो उसको कम करने के लिए वो जितना भी परमिसिबल रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उन सब का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकता था प्रोप्राइटरी हेजिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस,
इंटरेस्ट रेट कैप्स, फ्लोर्स, कॉलर्स, तो इन सब का अब वो इस्तेमाल कर सकता है। ओके, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको हेज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो रीसेंट डायरेक्शन आया है, वॉलेंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक, तो यहाँ पे मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट क्या है किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जो कि उसको एलिजिबल बनाता है एज अ यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन बी 4,000 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन सी 6,000 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन डी 1,000 करोड़ रुपीज़। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1,000 करोड़ रुपीज़। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसका जो मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 1,000 करोड़ रुपीज़ है। ओके, लेकिन देखिए इसके अलावा भी कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो खड़ा उतरना चाहिए अगर वो अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है, तो अपने इच्छा से अगर वो करना चाहता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसके पास स्केड्यूल स्टेटस होना चाहिए, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में शामिल होना चाहिए, और कम से कम 5 साल का जो उसका रिकॉर्ड है, जो परफॉर्मेंस है, वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ओके, इसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ होना चाहिए प्रीवियस क्वार्टर के अंत में। इन सब के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो CRAR रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वो खड़ा उतरना चाहिए। इसके अलावा लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में वो नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 3% या इससे कम होना चाहिए, और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 1% या फिर उससे कम होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। तो इनमें से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया था ये मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाया था क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से एंटिटीज़ को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है फॉरेन करेंसी में फंड बोरो करने के लिए। तो इनमें से कौन सा एंटिटी है जो कि फॉरेन करेंसी में अब फंड बोरो कर सकता है? ऑप्शन ए ऑथराइज्ड डीलर, ऑप्शन बी मनी चेंजर, ऑप्शन सी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ऑप्शन डी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो फॉरेन करेंसी में फंड बोरो कर सकता है, या तो अपने भारत के बाहर उसका पेरेंट कंपनी है उससे, या फिर भारत के बाहर कोई क्रॉसपोंडेंट कंपनी है, कोई ऐसा कंपनी है जिसके साथ उसका बिजनेस रिलेशन है, तो उससे वो फंड बोरो कर सकता है। और यहाँ पे जो भी देश में उसका नोस्ट्रो अकाउंट होगा तो उसमें वो फंड बोरो कर सकता है, उसमें वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकता है, और उसके द्वारा जो भी फंड बोरो किया जाएगा उसको वो कम से कम 5 दिनों तक अपने पास रखेगा। 5 दिन के बाद ही वो उसको रीपे करेगा, और जो भी फंड उसके द्वारा बोरो किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल रीजंस के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अलाउ कर दिया गया है फॉरेन करेंसी में फंड बोरो करने के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई ऑथराइज्ड डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर अपने टियर 1 कैपिटल का मैक्सिमम कितना परसेंटेज एज अ नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट फिक्स कर सकता है आरबीआई के रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 25%। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट है ये क्या है? तो ये एक ऐसा लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा कोई ऑथराइज डीलर एट द एंड ऑफ द डे जो फॉरेन करेंसी है वो होल्ड नहीं कर सकता है। इस लिमिट से ज़्यादा उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था कि ऑथराइज डीलर अपने टियर 1 कैपिटल का मैक्सिमम कितना परसेंटेज ऐसा नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट तय कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी 25%। ओके, उसके टियर 1 कैपिटल का मैक्सिमम 25% वो एज अ नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट फिक्स कर सकता है। समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे अच्छे तरीके से इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, और यहाँ पे ऑप्शन डी है, इसको भी आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो राइट आंसर है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट क्या होता है? तो ये एक तरह का गारंटी है, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। इसके तहत बैंक अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक फ्यूचर डेट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करता है। कुछ कुछ कंडीशंस है, टर्म्स अगर वो पूरा होता है तो। इररिवोकेबल इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार बैंक ने इस तरह का गारंटी इशू कर दिया तो बैंक इसको कैंसिल नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बैंक का जो क्लाइंट होता है, जो म्यूचुअल फंड्स होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से बल्क में शेयर्स खरीदता है, तो यहाँ पे उसको एश्योर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कि उसको जो पैसा मिलना है वो पैसा उसको मिल जाएगा, बैंक यहाँ पे जो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स होता है उसको इशू करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कस्टोडियन बैंक है जिसके द्वारा इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट इशू किया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क क्या है जिसको कि ऐसा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों ने ये वाला सर्कुलर देखा है इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट के ऊपर जो गाइडलाइंस आया था, तो उनको तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डोंट वरी, अभी ये क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूंगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि कस्टोडियन बैंक जो कि इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट इशू करता है उसके लिए मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क क्या है जिसको वो ऐसा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के तौर पे कंसीडर करेगा। ऑप्शन ए 10% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट, ऑप्शन बी 20% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट, ऑप्शन सी 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट, ऑप्शन डी 40% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। तो कोई बैंक है, कस्टोडियन बैंक है, वो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट इशू कर रहा है, तो वो ये मान करके चलेगा कि जो सेटलमेंट अमाउंट है, लेट्स से कि सेटलमेंट अमाउंट 1 लाख है, तो वो ये मान करके चलेगा कि उसको इसका 30% कितना हो गया 30,000, वो मान के चलेगा कि उसको मैक्सिमम 30% का जो नुकसान है वो हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट होता है, क्योंकि ये गारंटी होता है तो बैंक के द्वारा अलग अलग तरह का गारंटी इशू किया जाता है, तो कैपिटल मार्केट ऑपरेशन के लिए बैंक जो गारंटी इशू करता है ना, उसके तरह ही इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट को भी वो ट्रीट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट के लिए मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क होगा कस्टोडियन बैंक का, उसको कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो ये कितना होगा 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे ये जो मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क है वो किस एजम्पशन में तय किया गया है? तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम किया गया है कि जैसे आज शेयर्स खरीदा गया, ठीक है, तो शेयर्स का जो प्राइस है वो लेट्स से कि T+1 को कल 20% से नीचे चले गया। ठीक है, और एडिशनल यहाँ पे 10% का मार्जिन लिया गया है कि अगर शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चले गया तो। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे जो मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क है वो कितना है 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। अब यहाँ पे मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा कि पहले ये कितना था, 2011 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये 50% था। ठीक है, क्योंकि उस समय में T+2 सेटलमेंट था, अभी T+1 सेटलमेंट आ गया है, इसीलिए इसको कम करके 20% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिन फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्शंस 2024 है, तो उसके तहत भारत के अंदर जो मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट किया जाएगा वो इनमें से किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको पता होगा अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे तो डेरिवेटिव में इंटर करने से पहले आपको मार्जिन के तौर पे कुछ पैसा देना होता है। तो अगर भारत के अंदर मार्जिन प्रोवाइड किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, तो इनमें से किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए इंडियन करेंसी, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉरेन सोवरेन, ऑप्शन डी कमर्शियल पेपर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा?
देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉरेन सोवरेन। तो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा जो डेट सिक्योरिटीज इशू किया गया है उसको भारत के अंदर एज अ मार्जिन के तौर पे पोस्ट या फिर कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। किस किस फॉर्म में मार्जिन को पोस्ट या कलेक्ट किया जा सकता है? तो इंडियन करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, डेट सिक्योरिटीज जो कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, रूपी बॉन्ड जो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के द्वारा इशू किया गया है, कोई कंपनी है उसके द्वारा बॉन्ड्स इशू किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया जो कि बैंक्स इशू करता है, कमर्शियल पेपर्स हो गया जो कि हाईली रेटेड कंपनीज इशू करता है। तो इन सब को एज अ मार्जिन के तौर पे पोस्ट और कलेक्ट किया जा सकता है भारत के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2024 है, तो उसमें इनमें से कौन सा फैसला लिया गया है? ओके, व्हाट हैज़ बीन इनेबल्ड फॉर पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जो पर्सन है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए इनमें से कौन सा फैसला लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए, द इशुएंस ऑफ फुल्ली पेड यूनिट बाय इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को फुल्ली पेड यूनिट इशू कर सकता है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट व्हीकल पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट व्हीकल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकता है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट व्हीकल इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है। तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द इशुएंस ऑफ पार्टली पेड यूनिट बाय इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो म्यूचुअल फंड्स है, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो वो अब पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को। मतलब कि वो ऐसा यूनिट इशू कर सकता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को जिसके लिए वो बिगिनिंग में कुछ पैसा लेगा और फिर बाद में कुछ पैसा लेगा, ठीक है। तो ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से इसको सुनिएगा, बस आपको ऐसे नाम ही याद करना है इसमें। इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया गया है? ऑप्शन ए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। आई होप ज़्यादातर लोग इसका आंसर सही दें। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। अभी हुआ क्या था, RBI ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को अलाउ कर दिया था, जिसके तहत जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अक्वायर करेगा। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस का जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया। आपको नाम याद रखना है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। और ये भी याद रखिएगा कि ये हमारे देश का पहला मर्जर है दो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में, जिसको कि RBI ने अप्रूव किया है, ओके। अब देखिए इस मर्जर को अप्रूवल मिलने के बाद हमारे देश में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नाम है। तो हमारे देश के अंदर 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी तक, ठीक है। चाहे तो उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला चीज़ जो आपको नोटिस करना है, इस क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिल गया कि मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो कब से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल होगा। तो उसके तहत अगर कोई फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है या नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 है, तो उसके द्वारा जो भी फॉरेन करेंसी नोट किसी दूसरे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर या किसी दूसरे ऑथराइज्ड डीलर से परचेज किया जाता है, तो उसका मिनिमम कितना परसेंटेज, जो भी उसने फॉरेन करेंसी नोट परचेज किया है तो उसका मिनिमम उसका मिनिमम कितना परसेंटेज उसको सेल करना होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 75%। तो ध्यान दीजिएगा, कोई फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है या नॉन बैंक ऑथराइज डीलर है, उसने किसी दूसरे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर या ऑथराइज डीलर से फॉरेन करेंसी नोट्स जो है वो परचेस किया है, तो जितना भी उसने परचेस किया, लेट्स से कि 100 रुपया उसने परचेस किया है, तो कम से कम उसका 75% 75 रुपया उसको सेल करना होगा, ठीक है, पब्लिक को। तो ये यहाँ पे प्रोविजन है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मास्टर डायरेक्शन अभी आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव डायरेक्शंस 2024 के ऊपर, तो इसके अंदर जो भी प्रोविजंस है वो प्रोविजंस इनमें से कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नॉन सेंट्रली क्लियर्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन बी नॉन सेंट्रली क्लियर्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन सी नॉन सेंट्रली क्लियर्ड क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखा हमने उन सब के ऊपर जो अभी आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन इशू किया है वो उसके अंदर जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। सबसे पहली बात तो नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव होता क्या है, तो ये ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका सेटलमेंट किसी भी सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा गारंटीड नहीं होता है। यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये दोनों पार्टी खुद से ही जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके क्लियरेंस और सेटलमेंट के लिए जिम्मेदार रहते हैं, कोई भी बीच में सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव या फिर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव यही होता है। नाउ जो एप्लीकेबिलिटी है, अभी जो मास्टर डायरेक्शन इशू किया गया उसके अंदर जो प्रोविजंस है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो जो भी नॉन सेंट्रली क्लियर्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक फ्यूचर डेट को एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेट्स से कि भारत के करेंसी को यूएस के करेंसी से एक्सचेंज किया जाएगा, तो और ये नॉन सेंट्रली मतलब दो पार्टीज़ के बीच में डायरेक्ट हो रहा है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बेसिकली मान लीजिए दो पार्टीज़ है, कोई बीच में सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं है, दो पार्टीज़ है, दोनों ने आपस में तय किया, एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है, एक पार्टी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे कर रहा है, दोनों ने तय किया कि दोनों आपस में जो इंटरेस्ट है उसको एक्सचेंज कर लेगा, तो ये होता है नॉन सेंट्रली क्लियर्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके बाद नॉन सेंट्रली क्लियर्ड क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो पार्टी है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रीमियम पे करता है जिसके बदले में दूसरे पार्टी पहला पार्टी को एश्योरेंस देता है कि उसको जो कहीं से पैसा मिलना है अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो पहला पार्टी उसको देगा। ठीक है, जो दूसरा पार्टी है वो उसको देगा। तो ये सब जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा जितना भी नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है, उन सब के ऊपर जो मास्टर डायरेक्शन का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। तो याद रखिएगा, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के ऊपर जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो मास्टर डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव डायरेक्शंस 2024, तो ये कब से एप्लीकेबल होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब से ये एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन ए 1 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024, ऑप्शन सी 8 नवंबर 2024, ऑप्शन डी 8 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या होगा बताइए। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 नवंबर 2024। 8 नवंबर 2024 से ये जो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है जो कि मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड ओटीसी डेरिवेटिव के लिए है, तो वो 8 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि इस डेट को या इस डेट के बाद से जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो उन सब केस में एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नाउ देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि टियर 3 और टियर 4 के अंदर आता है, उसके लिए बल्क डिपॉजिट के लिमिट को 15 लाख एंड अबव से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 3 करोड़ एंड अबव कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके लिए जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट है उसको रिवाइज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए 4 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपीस। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपीस। तो जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके लिए जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा दे दिया है। जो एग्जिस्टिंग अभी जो नॉर्म था उसके हिसाब से जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए बल्क डिपॉजिट का लिमिट कितना था, 2 करोड़ था। ठीक है, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़ एंड अबव, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया है, अभी इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट है वो कितना हो गया है, 3 करोड़ हो गया है। ओके, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹3 करोड़ एंड अबव, ये प्रॉपर डेफिनेशन है अब स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट को लेकर के। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट था उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। पहले भी वो क्या था, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव था, और अभी भी ये सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस किया गया है, रीजनल रूरल बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन है उसमें अब लोकल एरिया बैंक को भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब लोकल एरिया बैंक के लिए भी जो बल्क डिपॉजिट का मतलब होगा वो क्या होगा, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव। ओके, क्लियर हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, इसके लिए बल्क डिपॉजिट का जो लिमिट है वो कितना है, 3 करोड़ है। ओके, और जो रीजनल रूरल बैंक है उसके लिए बल्क डिपॉजिट का लिमिट कितना है, 1 करोड़ है। लोकल एरिया बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का लिमिट कितना है, 1 करोड़ है। ओके, जब मैं ये बोल रही हूँ कि लिमिट 1 करोड़ है, इसका मतलब है कि अगर आप 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा एफडी कराते हैं तो वो क्या माना जाएगा, बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।